स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे चैनल साइंस टू टेक्नोलॉजी में। मैं अनुपम विपुल आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आज के शो फ्यूचर फ्राइडे में। आज हम लोग बात करेंगे जो फिर से नया टॉपिक आ गया मार्केट में, सुपरसोनिक पैसेंजर जेट के बारे में। तो आइए इसे समझते हैं। तो सबसे पहले समझिए आइडिया क्या है। आइडिया ये है कि 75 ईयर्स एगो, यानी कि बहुत ज़्यादा पहले हमारे दादा के टाइम में 1947 में इंसान पहली बार सोनिक बैरियर के पार गया। यानी ये जनाब जी सोनिक बैरियर के बाहर चले गए, चेक किएगा करके इनका नाम था, साउंड बैरियर ब्रेक कर गए। ये दुनिया ने मतलब ये एक फाटक खोल दिया, क्योंकि ये समझिए सोनिक काफ़ी लोगों ने ट्राई किया था, लेकिन बात था कि वहाँ पे एक रीजन है हाई, जब आप ट्रांजिशन करते हैं सब सोनिक से सुपर सोनिक, तो एक ट्रांजिशन रीजन आता है जिसमें बहुत अनस्टेबल एयर फ्लो होता है। उस दरमियान ही मेजॉरिटी प्लेन क्रैश कर जाते थे। मतलब ये उस टाइम उतना अंडरस्टैंडिंग नहीं था और ये लोग सीख रहे थे, बहुत रिस्की चीज़ था, ट्राई कर रहे थे, और ये तो सीधा रॉकेट इंजन पे चल रहे थे। तो उसके बाद ये पुश किए, तो ये पहले इंसान बने जो उस ट्रांससोनिक रीजन को पार करके सुपरसोनिक रीजन में घुस गए, और वहाँ एक सब चीज़ स्टेबल हो गया। तब सबको समझ में आ गया ये बस एक मतलब झटका वाला स्टेज है, जोर का झटका बहुत जोर से देना पड़ता है, उसके बाद आपको टेंशन नहीं लेना है। उसके बाद खाता खुल गया। मतलब इनका रिब्स टूटा हुआ था जिस दिन इनको उड़ा था, लेकिन किसी को बताना तो था नहीं कि भैया मेरा रिब टूटा हुआ है, भैया उड़ना है तो उड़ना है, तो उड़ लिए। अब इसके बाद हो गया हर किसी को कि भैया हमको फास्ट जाना है, बहुत फास्ट जाना है। और मतलब इंसान के मामले में मतलब एयरक्राफ्ट जैसे में ये X-15 तो कुछ ज़्यादा तेज चला गया, ये मार्क 5 से 7 तक चले गए, ये बहुत ज़्यादा चले गए। और यही समझिए कि इससे कोई प्रैक्टिकल फ़ायदा है। हाँ, रहा बात की एयरलाइन से, आप ये समझिए कि हम लोग उतना ध्यान नहीं देते, लेकिन पिछली दुनिया हमारे दिमाग में पचती नहीं है जहाँ पे आप दूसरे देश जाना पॉसिबल ही नहीं था। मतलब कि अगर अमेरिका से आपको इधर जाना है, दिनों में नापा जाता था, हफ्तों में नापा जाता था। जब से एयरलाइन ट्रैवल लो कॉस्ट हो गया, अफेक्टिव हो गया, जेट लाइनर्स खासतौर पे जंबो जेट्स जब से आने लगे, दुनिया छोटी हो गई। यानी कि अगर आपके पास पैसा है तो आप कहीं से भी कहीं और जा सकते हैं, और इससे वेल्थ, ट्रेडिंग, ये सब एक्सपोनेंशियली बढ़ गया। हम लोग सोचते हैं कि ट्रेडिंग कंटेनर शिप से बड़ा, बात सही है, लेकिन लोगों कल्चरल एक्सचेंज होना तभी जाके ट्रेडिंग की कोई वैल्यू होती है। ट्रेडिंग से, क्योंकि मतलब आप सामान भेज रहे हो, उससे पहले किसी आदमी को वहाँ जाना पड़ेगा। आदमी कैसे जाएगा? प्लेन से जाएगा। तो जैसे जैसे प्लेन हमारे बेटर होते गए, समझ में आ गया कि दुनिया छोटी होती जा रही है। तो टारगेट ये है कि अगर आप सुपर सोनिक चलते हैं, सब सोनिक की जगह पे, जो सब सोनिक रेट आप समझ लीजिए 7 घंटे लग रहा है आपको लंदन टू न्यूयॉर्क जाने में, वो आप सुपर सोनिक करेंगे, मतलब कि मार्क 2 के आसपास, तो आप अराउंड 3 घंटे तक कर देते हैं। यानी दुनिया और छोटी हो जाएगी। यानी कुछ लग्जरी लोग, ऊबर लग्जरी लोगों ने मतलब ये फ्लेक्स किए थे कि मतलब वो टोक्यो में खाना खा रहे थे, लंदन में कुछ और कर रहे थे, रात को कहीं कुछ और कर रहे थे। मतलब ये लिटरली इतना तेजी से एक दिन के अंदर अलग अलग देश कूद सकते हैं जो अलग अलग टाइम जोन में है। तो आइडिया है बहुत अट्रैक्टिव, बोल रहे हैं हम लोग बहुत पहले से इसके पीछे मेहनत कर रहे हैं, और मतलब हम लोग दुनिया और छोटी करना चाहते हैं। दुनिया भी बहुत छोटा है और छोटा करना चाहते हैं। तो आइडिया ये है, स्पीड बढ़ाएंगे, उससे लोगों का आदान प्रदान तेज होगा। तो अब बात करते हैं इसमें दादाजी लोग कौन थे, डैडी लोग कौन थे। तो डैडी में सबसे ज़्यादा बड़ा ग्रैंड डैडी आते हैं, वो ये जनाब जी हैं। SR-71 1966 में किया गया था। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है, ये हॉट बॉडी एयरक्राफ्ट है। हॉट बॉडी का मतलब होता है ये पूरी तरह से धिप रहा है, इसका बॉडी में कहीं पे भी ऐसा जगह नहीं है जहाँ इसे ठंडा किया जा सके। तो भले अंदर आदमी ऊपर क्यों नहीं जा रहा है, बात है उसमें जो कूलिंग सिस्टम था वो कूल करता था, गर्मी लेता था, उसे फ्यूल में डाल देता था, फ्यूल गर्म होता था, फिर फ्यूल में इंजन में डाल के बाहर फेंक दिया जाता था। मतलब कि लिटरली ईंधन से ही कूल कर रहे थे ये लोग, जैसे रॉकेट में कूल किया जाता है, ऑलमोस्ट उसी का रूडिमेंट्री वर्जन समझ लिए। क्योंकि ये हॉट बॉडी था, इसका पूरा आउटर चैसी जो है बहुत हीटेड रहता था, लेकिन उसका फ़ायदा था कि उतना तिगड़म करने के बाद इनका फ़ायदा हुआ कि ये मार्क 3.2 ईजी जाता था। यानी कि मतलब इसका टॉप स्पीड अभी भी क्लासिफाइड है, लेकिन मार्क 3.2 तो ये लोग टेस्टिंग में दिखाते थे कि भैया हम तो मार्क 3.2 पहुंच जा रहे हैं। और कुछ कुछ केसेस में जहाँ यहाँ फ्रेंच के ऊपर से गुजरना पड़ा, फ्रेंच का उन्होंने फाइटर जेट भेज के इंटरसेप्ट करने की कोशिश किया, ठोकने का नहीं कि भैया कौन हो, कहाँ हो, कैसे, बस घुसे और रैंडमली रेडार में दिख रहा है कुछ, वो घुसे। ये उस टाइम पे कहा जाता है कि इतना ज़्यादा तेज़ी से भागे हैं कि मार्क 3 से बहुत ऊपर गए हैं। कितना ऊपर पता नहीं, क्योंकि आप ऐसे समझिए कि वो फ्रेंच फाइटर जेट्स मार्क 2 छू रहे थे, ये उससे 1000 किलोमीटर प्रति घंटे से ज़्यादा भाग रहे थे। और इस पे जितने मिसाइल्स फायर किए गए, एक मिसाइल बहुत नज़दीक आ गया, 1 किलोमीटर नज़दीक आ गया था इसके। तो बोले मिसाइल मार्क 4 मार्क 5 चलता है तो क्यों नहीं पकड़ पा रहा है? ये मैराथन रनर है ना, ये चलता रहेगा। मिसाइल स्टार्ट होगा, पिकअप करेगा, आएगा आएगा, बहुत तेज जाएगा, ये तब भी चलते जा रहा है, रुक तो रहा नहीं है, चलते जा रहा चलते जा रहा है। ये लिटरली आउटरन कर देता था। तो ये डैडी इनको कहा जाता है। मतलब डिस्कशन नहीं करना कितना ये डैडी लेवल पे था। आप ऐसा समझिए इसको चलाने का खर्चा इतना ज़्यादा आ रहा था एयरफोर्स का कि उन्होंने बोला भैया शांति से बंद करो, शांति से हमें सैटेलाइट दे दो भैया, सस्ता पड़ता है।
4-5 सैटेलाइट एक के दाम पे आता था, बहुत महंगा था। इंजन्स इसका चूंकि फ्यूल तिगड़ों वाला यूज़ कर रहे थे जो हॉट बॉडी सस्टेन कर सके, फ्यूल को रीइग्नाइट करना बहुत मुश्किल था। तो जैसे स्पेसएक्स में देखते हैं ना कि केरोसिन और लिक्विड ऑक्सीजन को जलाने के लिए टी टैप इस्तेमाल किया जाता है, वो इसमें इस्तेमाल होता था रीइग्नाइट करने के लिए। और वही इसका लिमिटेशन था कि कितना देर तक ये प्लेन उड़ सकता है, क्योंकि इंजन बीच बीच में बंद करते रहते थे। तो पायलट्स लोग का था कि हम लोग काफ़ी देर तक, 1 हफ्ता तक रह सकते हैं हवा में। कुछ कुछ मिशन 50 घंटे तक का है, 50 घंटे तक का। और ये मिड एयर रिफ्यूलिंग के हिसाब से बनाया गया था। रिफ्यूल कीजिए, उड़ते रहिए, लेकिन वही था कि इंजन बंद कर दीजिए, ठीक है, लेकिन स्टार्ट करने के लिए टी टैप चाहिए था। टी टैप का शॉट्स लिमिटेड था इनके पास। तो ये बहुत भयानक था। मेरे चैनल पर डिटेल वीडियो बना हुआ है, दादाजी थे। फिर इसके बाद एक छोटा सा बच्चा आया जिसे हम लोग कहते हैं कॉन्कॉर्ड। कॉन्कॉर्ड आया था, ये दादाजी से, ये पापा जी थे। तो कॉन्कॉर्ड आया है 1976 में। तो 1976 में समझिए ये वार्म बॉडी के कैटेगरी में आएगा। ये बहुत हॉट चला जा रहा था और कॉन्कॉर्ड का आउटर शेल हॉट था, लेकिन बहुत ज़्यादा हॉट नहीं था। मतलब कॉन्कॉर्ड के इसके SR-71 के कंपेयर में नहीं था। और ये मार्क पॉइंट 2.2 तक आराम से चला जाता था, कोई टेंशन नहीं। मतलब मार्क 2.2 ये टेस्ट कर चुके हैं और मार्क 2 पे ये सर्विस देते थे, मतलब आपको टेंशन नहीं लेना है। और ये समझिए सोनिक बैरियर है वो सिर्फ ट्रांससोनिक रीजन पे आता है, ऊपर नहीं आता है। यानी कि एक बार अगर आपका फ्लो, कंप्रेशन फ्लो हो गया, फिर आपको लोड नहीं लेना, आप स्पीड जितना बढ़ाना बढ़ाते जाइए। फिर वो थर्मल का लिमिट हो जाता है और इसका लिमिट हो जाता है एनर्जी का, क्या आपके पास उम्फ है कि वो कर सकें, बस उससे ज़्यादा कुछ नहीं होता है। तो रहा बात की इंजन चल कैसे रहा है, क्योंकि ये समझिए आफ्टर बर्नर पे चल रहा था, ठीक है। और आफ्टर बर्नर तुरंत इनका तेल टैंक क्यों नहीं खत्म कर रहा है, क्योंकि ये कॉम्बोज इंजन था, यानी कि टर्बो जेट इंजन प्लस रैम जेट इंजन। यानी कि जैसे ये हाई स्पीड जाता था, एक पाइप्स खुल जाते थे, 6 पाइप या 3 पाइप समझ लीजिए, साइड से हवा ब्लीड करके सीधे आफ्टर बर्नर में डाल देते थे। तो ये रैम जेट इंजन जैसा बिहेव करता था, उसीलिए इसका माइलेज अच्छा था। अब रहा बात, ये आफ्टर बर्नर आज के फाइटर जेट भी नहीं चला सकते है, ज़रूर सारे प्लेन में रहता है कि मतलब जैसे मान लीजिए अगर हुआ कि इंडिया है और इंडिया का कोई बॉर्डर में कोई पेनिट्रेशन हो गया, यानी कि कहीं पे कुछ ऐसा डिटेक्ट कर लिया है एयरफोर्स ने कि भैया ये सीरियस है, तुरंत फाइटर जेट लॉन्च कीजिएगा, वो सब आफ्टर बर्नर चालू करके भागेंगे। लेकिन ज़्यादा देर नहीं चला सकते क्योंकि तेल तुरंत खत्म हो जाएगा। तो वो चला के जाएंगे, वहाँ इंटरसेप्शन जो करना करेंगे, लेकिन रिटर्न टाइम में भैया तेल बचेगा ही नहीं, उनको सीधे सीधे स्लो स्पीड से आना पड़ेगा। इसीलिए फाइटर जेट अभी भी मार्क 2 तक ही लिमिटेड है, क्योंकि क्या वो उससे ज़्यादा तेज चल सकते हैं, लेकिन तुरंत फ्यूल खत्म हो जाएगा। आफ्टर बर्नर इसीलिए लॉन्ग डिस्टेंस के लिए नहीं यूज़ कर सकते। ये कर सकता था क्योंकि ये रैम जेट पे था। तो कॉन्कॉर्ड कैसे चलता था, कॉन्कॉर्ड बिना आफ्टर बर्नर के चलता था। आफ्टर बर्नर का मतलब इंजन है, इंजन का जो हॉट एग्जॉस्ट है वहाँ पे अभी भी अनबर्न्ड ऑक्सीजन है, तो वहीं पे आप फ्यूल डाल दो, वहाँ पे आग लगा दो। तो ये जब बहुत क्लियर कट दिखने लगता है तो वहाँ पे आप आफ्टर बर्नर कर रहे हो। तो रहा बात कि कॉन्कॉर्ड कैसे करता था, कॉन्कॉर्ड में ट्रिक ये किया गया था, कॉन्कॉर्ड एक नसेल में इंजन डाला था, जैसे हर प्लेन में होता है। इंजन है, नसेल है। अब नसेल में ट्रिक ये है कि नसेल एज ए ट्रांसफार्मर बिहेव कर रहा है। तो वो क्या कर रहा है, आपका स्पीड आ रहा है मार्क 2 का हवा इंजन में गया, इंजन स्वाहा हो जाएगा। तो क्या कर रहे हैं, मार्क 2 को ये कर रहे हैं, मतलब आपका समझिए इनटेक ज्योमेट्री में तिगड़म कर रहे हैं, वो तिगड़म से शॉकवेव बना रहे हैं। अब ये समझिए ट्रांसफार्मर क्या कर रहा है, जैसे ट्रांसफार्मर वोल्टेज आपका घटाता है, एम्पेयर बढ़ा देता है, यहाँ पे आप वही कर रहे हैं। मार्क 2 लो प्रेशर हाई वेलोसिटी एयर को लेके या मार्क 0.5 कर दिया, यानी कि ये आपका वेलोसिटी स्लो हो गया बट ये प्रेशर हाई हो गया, ये इंजन को देता। इंजन इसके लिए इंजन सांस ले पाता है। ये मतलब बहुत हाई एल्टीट्यूड पे चलते थे, तो वो 0.5 पे, मतलब यहाँ पे आपका बहुत थिन एयर है, यहाँ पे बहुत प्रेशर वाला एयर है, और आराम से ये इंजन उसको बचाता था, बम बम ताकत डालता था। फिर उस साइड में भी कन्वर्जिंग डाइवर्जिंग नोजल का इस्तेमाल करके वहाँ फिर से वही करते थे। मतलब समझिए इंजन के नज़रिए से आप देखिएगा, ना तो उसका एग्जॉस्ट बहुत तेज चल रहा है, ना तो उसका इंटेक बहुत तेज चल रहा है, बस वो एक ट्रांसफार्मर के अंदर रखा हुआ है, चिल मार रहा है वो। इसीलिए ये बिना आफ्टर बर्नर के कंटिन्यूअसली चल पाता था। आफ्टर बर्नर यूज़ करने में सीधा होता है कि आप कर लो, लेकिन जैसे ही आप टेक ऑफ करें सर तेल खत्म हो गया। आफ्टर बर्नर इसीलिए भी फाइटर जेट में आफ्टर बर्नर उतना यूज़ नहीं होता है, हर प्लेन में डाला जाता है इमरजेंसी के लिए, यूज़ करने के लिए, पेनिट्रेशन के लिए, लेकिन ज़्यादा देर उसके भरोसे नहीं चल सकते। तो वही समझिए वार्म बॉडी करते थे, एयर को स्लो डाउन कीजिए तब इंजन में डालिए, तभी आपका इंजन ज़्यादा देर चल पाएगा। ये सब बहुत बढ़िया होता है। अब एक टेक्नोलॉजी है जिसे हम लोग कहते हैं सुपर क्रूज। सुपर क्रूज का मतलब होता है कि आप मार्क 1 से ऊपर चल रहे हैं और आपको आफ्टर बर्नर की ज़रूरत नहीं है, यानी कि कॉन्कॉर्ड इसमें कहा जाएगा, सुपर क्रूज में कहा जाएगा, क्योंकि वो बिना आफ्टर बर्नर के चलता है। क्या हमारे फाइटर जेट्स चल सकते हैं? बहुत सारे फाइटर जेट मार्क 1.2 तक या कुछ मार्क 1.8 तक जा सकते हैं सुपर क्रूज में। जैसे F-22 का कहा जाता है कि सुपर क्रूज बहुत ज़्यादा है, यानी कि वो बिना आफ्टर बर्नर के बहुत स्पीड पे चल सकता है। तो आप जनरली वही चाहोगे, अगर पैसेंजर जेट के बारे में आप बात कर रहे हो, आप सुपर क्रूज चाहोगे। सुपर क्रूज में आपको फायदा हो जाएगा कि भैया हमको मतलब समझ रहे, इंजन है, इंजन के एग्जॉस्ट में तेल डाल के जलाना नहीं पड़ेगा, आपका इंजन पूरा बम बम काम कर देगा
वो आपको सस्टेन्ड फ्लाइट देता है, यानी कई घंटे आपको चलाना है तो वही करना पड़ेगा। तो ये 2 बहुत सक्सेसफुल मिशंस था। तो अब बात करते हैं, इसमें नासा की एंट्री हो गई। तो नासा का एंट्री क्यों हुआ? क्योंकि फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन यानी FAA, जैसे जो स्पेसएक्स के पीछे पड़े रहते हैं, इन्होंने बैन किया हुआ है कि कमर्शियल सुपरसोनिक स्पीड फ्लाइट अलाउड नहीं है। यानी कि अगर आप अमेरिका के कॉन्टिनेंट के ऊपर से उड़ रहे हैं, लॉ लगा हुआ है कि आप सुपरसोनिक नहीं जा सकते, सिर्फ मिलिट्री उस लॉ को तोड़ सकती है, और वो भी जनरली कभी कभार ही तोड़ा जाता है। जैसे कि एक बार हो गया तो कोई प्लेन, कोई छोटा सा बंदा उड़ा रहा था, उसको पता नहीं था, वो व्हाइट हाउस के एरिया में घुस रहा था, लिटरली फाइटर जेट्स धड़धड़ा के भेजा गया, और वो अब उसी चीज़ के लिए बनाया गया आफ्टर बर्नर कि भैया भागो, तुमको इंटरसेप्शन तुरंत करना है। तो उस टाइम में प्लेन ना होकर मिसाइल बन जाता है और फुल स्पीड पर जाता है। तो बहुत लोग का कंप्लेन आया, तो कांच उच फोड़ फाड़ के दीवार हिला के। तो वो अलाउड है मिलिट्री को, लेकिन पैसेंजर नहीं कर सकते, फ्रेट के लिए नहीं कर सकते, कि आपको नहीं करना है, आप समुद्र के ऊपर कीजिए, यहाँ नहीं कीजिए। तो ये तो एक सीरियस लॉ का लिमिट है। तो नासा के पास यह है, डॉक्ट्रिन है कि हम नया डिज़ाइन से, मतलब ये पुराना जेट को लेके मॉडिफाई किया, आप देख ले, लग रहा है बोट जैसा डिज़ाइन तिगड़म वाला क्यों है, ये नया डिज़ाइन ट्राई कर रहे हैं। इनका कहना ये है कि अगर हम ये समझिए कॉन्कॉर्ड ही लेते हैं, उसे रीडिज़ाइन करते हैं नया टेक्नोलॉजी से, नए अंडरस्टैंडिंग जो ज्योमेट्री से, जो हम लोग सीख चुके हैं इतना करने के बाद, हम लोग शॉकवेव बहुत घटा सकते हैं। और शॉकवेव इनको इतना घटाना है कि डेसिबल लेवल, यानी कि ज़मीन पे लोगों को कितना दर्द हो रहा है, वो इतना कम कर दें कि वो पता ना चले कि बस ओ कुछ गया, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं हो। ऐसा नहीं हो कि बिल्डिंग हिलता रहे, आवाज़ आता रहे, और बोले बहुत स्ट्रांग होता था। तो वो बहुत स्ट्रांग को माइनर अनॉयंस में बदल देना है। अगर वो प्रूफ कर पाता है नासा, तो नासा के पास वो अथॉरिटी है कि वो FAA के पास जाके बोल सकता है, देखिए सर हमने प्रूफ कर दिया है, अब आप ये लॉ हटाइए, तब जाके बाकी सारे कमर्शियल प्लेयर्स प्लेन बनाएंगे। हम प्रूफ कर देते, मतलब गवर्नमेंट का बात गवर्नमेंट नहीं काट सकता, तो गवर्नमेंट प्रूफ करके दिखाए, नासा बना के प्रूफ करके दिखा देगा, देखिए सर हम माइक स्पीड पे चल सकते हैं, लोगों को पता नहीं चलेगा। तो ये किया गया था। इसमें इन्होंने प्रूफ किया कि 30% तक ड्रॉप हो गया साउंड में। इसका बड़ा भाई अभी बनाया जा रहा है, ये दिखाएगा कि सोनिक बूम एक्चुअली इतना कम किया जा सकता है डिजाइनिंग से कि आप आराम से उड़ाइए लोगों के ऊपर से, और उनको पता नहीं चलेगा कि सुपरसोनिक से कोई गया है ऊपर। तो ये नासा को प्रूफ करना है, मतलब नासा को बनाना है, फ्लाई करना है, और डिज़ाइन फिलॉसफी को प्रूफ करना है। तब जाके नासा का बात जाएगा FAA में, तब जाके FAA रीवर्क करेगा। इसी पे काम चल रहा है। ये पहले काफ़ी 2003 तक में इसमें काम किया गया था, इस पे अभी चल रहा है ये, मतलब एक्चुअली 2022 में इसको उड़ जाना चाहिए था, लेकिन बिहाइंड शेड्यूल है ऑब्वियसली। तो ये 2025 तक में देख लीजिए उड़ जाना चाहिए। मतलब उसके बाद नासा डालेगा पेपर वर्क की, ठीक है हमने अगर प्रूफ कर देते हैं सब चीज़ सक्सेसफुल होता है, तो अब आप ये लॉ बदलिए, खाता खोलिए। खाता अभी बंद है, खाता भी सिर्फ समुद्र के ऊपर खुलता है, अमेरिका के ऊपर नहीं खुलता है। ये है नासा का इसमें पहल, इसीलिए नासा के पीछे सब लोग पड़े हुए हैं, और आधा से ज़्यादा कंपनी का होप इसी पड़ा कि नासा वो लॉ हटवा देगा। अब बात करते हैं समस्या क्या है। समस्या ये है कि जो वो बूम बना था, सोनिक बूम, वो ऐसा नहीं है कि जब आप सब सोनिक से सुपरसोनिक ट्रांजिशन कर रहे हैं तब वो शॉक बनता है। वो कंटिन्यूअस है, यानी कि जब तक आपका इंजन चालू है, ऑब्वियसली आप वो कंप्रेशन वेव बना रहे हैं, वो कंप्रेशन वेव प्लेन के साथ चलते रह रहा है, कंटिन्यूअसली चल रहा है, चलता ही जा रहा है। मतलब अगर आप जमीन के ऊपर से 3 घंटे तक उड़ रहे हैं इंडिया के केस में, वो 3 घंटे तक नीचे शॉक वेव डालता रहेगा, तो वो बहुत सीरियस झटका दाता है ज़मीन पे। मतलब इंडिया में उतना फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि हमारा घर हवा से नहीं बना हुआ है, हमारा ईंटा से बना हुआ, तो हमारा झेल लेगा, लेकिन लोग परेशान हो जाएंगे। तो वही रहता है कि वो कंटिन्यूअस साउंड के चलते दिक्कत होता है। तो हिसाब वही है कि हर किसी को ये है कि हम शॉक वेव का जो इम्पल्स है, जैसे नासा का डिज़ाइन में ये है ना कि शॉक का डिज़ाइन ऐसा किया गया, नीचे 2 काउंटर शॉक कर दिए। जैसे अगर आप आजकल का मर्चेंट बोट्स देखेंगे, उसमें देखेंगे नीचे एक बाव रहता है, ठीक है, मतलब बोट है वो ऐसे नीचे स्मूथ नहीं है, वो ऐसा कि एक तो बम्प निकला हुआ है। बम्प क्यों है? वो काउंटर करंट बनाता है, मतलब समझिए एक तौर का नॉइस कैंसिलिंग हेडफोन जैसे हमारा होता है, वैसे वो वेव कैंसिलिंग है, वो ड्रैग कम कर देता है। नासा का लॉजिक भी वही है कि हम लोग ऐसा कर सकते हैं कि 2 शॉक वेव रहने, और वो एक दूसरे को कैंसिल कर दे, कैंसिल करके साउंड बहुत कम किया जा सकता है, और बचा कुछ ऊम्फ जो मेन एनर्जी है वो ऊपर के डायरेक्शन में जाए, यानी स्पेस के डायरेक्शन में जाए, तो नीचे आवाज़ बहुत कम आएगा। तो क्या ऐसा कर सकते हैं? इन प्रिंसिपल, इन फिजिक्स, और वो नासा के वही टेस्टिंग से आ रहा है कि ये हो सकता है, संभव नहीं है। दिक्कत यह है कि वो जितना भी डिज़ाइन डॉक्यूमेंटेशन है कि ये करना पड़ेगा, ये फिलॉसफी पे आपको बनाना पड़ेगा, वो पेलोड स्पेस कम कर देता है, और आपको पैसा पेलोड का मिलता है, प्लेन का नहीं। तो जैसे होता है ना, मतलब आपने ट्रक बहुत बढ़िया बना दिया सर, लेकिन ट्रक में सामान कितना आप ले जा सकते हो इधर उधर, वो कम है, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। वही वाली बात हो जाती है कि ये लड़ाई कर रहा है, ये लॉ ऑफ फिजिक्स लेवल पर लड़ाई हो रहा है, इसको आप बाईपास नहीं कर सकते। या तो प्लेन आवाज़ कर रहा है, या तो शांत है लेकिन हल्का है, मतलब कैरिंग कैपेसिटी कम है। यानी कि अगर आपको बोलता है कि साइलेंट कॉन्कॉर्ड बनाओ, आप मान लीजिए उसमें 80 पैसेंजर डाल सकते हैं। आपको बोलता है कि ये अनसाइलेंट कॉन्कॉर्ड बनाओ, आप उसमें 180 डाल पाएंगे,
वही समझ रहे, लॉजिक यही हो जाता है, लड़ाई होने लगता है। और फिजिक्स में क्लियर करता हूँ, यहाँ पे काफ़ी लोग जो थोड़ा सा नंबर के साथ खिलवाड़ करते हैं वो लोगों को थोड़ा आराम से मूर्ख बना सकते हैं। फिजिक्स क्लियर है कि आप जितना ज़्यादा स्पीड बढ़ाएंगे उतना ज़्यादा एनर्जी कंजम्पशन होगा, फर्क नहीं पड़ता एटमॉस्फेयर में हो या वैक्यूम में हो। मगर आपको मैं वैक्यूम पे देता हूँ, ये 100 टन का मटीरियल है, इसको मार्क 1 से फेंको, वैक्यूम में बात कर रहा हूँ, आपको बहुत एनर्जी लगेगा। वहीं बोलता हूँ कि उसे मार्क 3 पे भेजो, बहुत बहुत ज़्यादा एनर्जी लगेगा, और ये सिर्फ इनर्शिया के लेवल पे हो जाएगा। ये समझना बहुत ज़रूरी है कि स्पीड एनर्जी कंजम्पशन से डायरेक्टली रिलेटेड है, फ़र्क नहीं पड़ता आप वैक्यूम में कर रहे हैं एटमॉस्फेयर में कर रहे हैं। तो अगर कोई बोलता है कि ये ज़्यादा एनर्जी एफिशिएंट है, ये समझना बहुत ज़रूरी है किसके कंपेयर में किया जा रहा है। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, ये काफ़ी लोग को मतलब थोड़ा ट्रिप कर देता है कि ये क्या बोला जा रहा है। जैसे मैं बोलता हूँ हाई वोल्टेज DC लाइन 50% एनर्जी बचाता है कंपेयर टू हाई वोल्टेज AC लाइन। तो लोग कंफ्यूज होंगे, भैया इसका मतलब है कि AC में 50% बिजली बर्बाद हो रहा है? नहीं, हो क्या रहा है, AC लाइन से अगर मैं 1000 किलोमीटर बिजली भेजता हूँ तो वो उसका 6% बिजली स्वाहा कर देगा, कैपेसिटेंस लॉस खा जाएगा, स्किन इफेक्ट खा जाएगा, ठीक है 6% गया। HVDC इस्तेमाल करता हूँ, हाई वोल्टेज डायरेक्ट करंट इस्तेमाल करता हूँ, वो 3% ही लॉस करेगा, वो है 50%। तो ये समझना बहुत जरूरी है कि फिजिक्स क्लियर है। अगर आपको कोई भी बोल रहा है कि मैं ऐसा प्लेन बना सकता हूँ जो मार्क मतलब सब सोनिक के जैसा इफिशियंसी देगा मार्क 3 में, सर नहीं, और नहीं जी नहीं। या तो ऐसा हो सकता है कि आप जंबो जेट का फ्यूल कंपेयर कर रहे हो एक तो प्राइवेट जेट में जिसमें 20 लोग बैठते हैं और जंबो जेट में 700 लोग बैठते हैं, ऐसे करके भी ट्रिक किया जा सकता है। तो वो मैं एकदम एकदम फंडामेंटल लेवल में दिमाग घुसा लीजिए, आप जितना स्पीड चाहेंगे उतना ज़्यादा एनर्जी आपको लगेगा, इसका कुछ नहीं कर सकते। न्यूटन साहब जी ने सॉर्ट करके रख दिया है, लोड नहीं लेना है। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है। और दूसरी बात, मिलिट्री सिस्टम क्यों कर पाती है, जैसे कि इसमें मैवरिक में दिखा दिया, डार्क स्टार पे कर रहे थे, बजट का उनको टेंशन नहीं है। SA-71 बहुत ज़्यादा महंगा था, अथाह महंगा था। क्यों अथाह में, उसके लिए खासतौर का तेल बनाया जाता था। जैसे JP-1 है ना, JP बहुत सारे और भी हैं, जैसे एक वेरिएंट है जो बहुत ठंडे जगह पर यूज़ किया जाता है, एक वेरिएंट है जो बहुत जल्दी आग नहीं पकड़ता, SA-71 में वही यूज़ होता है। JP-7 या 8 में कन्फ्यूज़ हो जाता, बार बार उसका नंबर बड़ा अजीब है। तो मिलिट्री अफोर्ड कर सकती है, कमर्शियल कंपनी नहीं अफोर्ड कर सकती, वो लुट जाएगी उसको ट्राई करने में। तो इसीलिए मिलिट्री कुछ भी कर सकता है, इसीलिए मिलिट्री 70s में ये बना के रख सकता है कि भैया ठीक है हमने ट्राई किया, और रहा बात वो भी नहीं अफोर्ड कर पाए, बना लिया, फिर बोला भैया प्यार से इसे बंद कर दो। इसीलिए अब ट्राई भी नहीं करते मार्क 3 का बनाने का, बना सकते हैं, टेक्नोलॉजी है। इज जस्ट लाइक सर उससे सस्ता पड़ेगा मैं 100 सैटेलाइट लॉन्च कर दूं, और सैटेलाइट तो 24/7 कवरेज देगा हमको। तो मिलिट्री सिस्टम का बजट नहीं तो मिलिट्री कर सकती है। दूसरी बात हो गया मिसाइल्स कैसे कर पाते हैं, जैसे हम कहते हैं इंडिया में ब्रह्मोस मिसाइल है, बम मिसाइल है, कोई टेंशन नहीं लेना है, मार्क 3.2 पे चलता है, सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है, बहुत बढ़िया बात है। तो वो क्यों नहीं पिघल रहा है, बात है उससे कुछ मिनट ही चलना है। आप सबसे लंबा मिसाइल भी लीजिए कि जो बहुत देर चलेगा, वो भी 20 मिनट के अंदर ही होता है, प्लेन कई घंटे चलता है। ये समझना बहुत ज़रूरी है, कई घंटे। अगर आपको कोई बोल रहा है कि इसे 400 डिग्री सेल्सियस पर रखो, कुछ मिनट के लिए अगर आपको रखना है, जैसे मान लीजिए एल्युमिनियम का ही स्ट्रक्चर है, उसे आपको 400 डिग्री सेल्सियस पे कुछ मिनट रखना है, तुरंत वो नहीं पानी बन जाएगा। वहीं आपको बोलता है कि इसे 30 मिनट तक रखो, वो लुचपुच हो जाएगा। लॉजिक वही रहता है। टाइम, मिसाइल्स इसीलिए अफोर्ड कर पाते हैं ये सब हाई स्पीड, जैसे किंगजल मिसाइल मार्क 5 क्यों चल पा रहा है, कुछ देर के लिए, भैया प्लेन से लॉन्च किया, बूम खत्म, उतना देर में उसका क्या होगा। तो वही समझना बहुत ज़रूरी है। प्लस हॉट बॉडी लॉन्ग ड्यूरेशन, जैसे आप करते हैं कि मैं चाहता हूं कि अमेरिका से सिडनी तक उड़ाऊं, बैंड बज जाएगा। वही जितना आप डिस्टेंस बढ़ाते जाएंगे, जितना आपका ड्यूरेशन बढ़ते जाएगा, उतना बैंड बजना शुरू होगा। और फ्यूल कॉस्ट इकोनॉमिकल सिस्टम के लिए बहुत ज़रूरी है। और इसीलिए बोल रहा हूँ, अगर फिजिक्स कह रहा है कि आपको एनर्जी ज़्यादा चाहिए, तो एनर्जी कहाँ से आ रही है, एनर्जी कैरियर कौन सा है आपका, आपका एनर्जी कैरियर फ्यूल है, तो यानी ज़्यादा फ्यूल खपेगा। और ज़्यादा फ्यूल ऐसा नहीं हो सकता कि लीटर में ज़्यादा होगा, ऐसा होगा कि सर पर लीटर पर हेड पर 100 किलोमीटर में कितना खा रहा है, ऐसे करके नापना पड़ता है। कि मतलब क्योंकि बोला नहीं तो जंबो जेट लगेगा को, सर जंबो जेट में तो कोई माइलेज ही नहीं है उसमें, लेकिन उसका बहुत बढ़िया माइलेज है। तो लॉजिक वही रहता है कि कितने लोगों को कितना लीटर में 100 किलोमीटर आप ट्रांसफर कर पा रहे हैं। तो फ्यूल कॉस्ट बैंड बजाय, और ये कॉन्कॉर्ड का सबसे बड़ा कमी था। कॉन्कॉर्ड आदम जमाने में, यानी मतलब अराउंड 2000 में 11 से 12,000 डॉलर या 11 से 12,000 पाउंड उसका टिकट का दाम था। कन्वर्ट कीजिए उस टाइम का, इन्फ्लेशन एडजस्ट कीजिएगा, आप समझिए ऊबर रिच पीपल कर पाते थे। लोगों का सपना होता था कि ज़िंदगी में एक बार कॉन्कॉर्ड चल लेंगे। मतलब जैसे हम होता ना कि एक बार यहाँ डिज्नीलैंड गए, वहाँ के, वैसे लोग कॉन्कॉर्ड चलाते थे। ऊबर रिच लोगों के लिए है, आम लोग नहीं अफोर्ड कर सकते क्योंकि फिजिक्स अलाउ नहीं करता। आप कॉन्कॉर्ड से ज़्यादा इफिशिएंट कर सकते हैं। मान लीजिए कॉन्कॉर्ड आपका माइलेज दे रहा है, लेट्स जस्ट एक नंबर देते हैं 50, आप उसको 50 को 25 कर सकते हो। क्या उसे आप 5 कर सकते हो? नहीं 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 सर, आपको स्पीड कम करना पड़ेगा। और ये बाय द वे बाकी जितनी स्टार्टअप आ रही है उसमें एक स्टार्टअप सीधा सीधा बोल रहा है कि हम सुपरसोनिक जरूर जाएंगे, लेकिन मार्क 2 नहीं चलेंगे, हम मार्क 1.2 चलेंगे, मार्क 1.5 चलेंगे, क्योंकि ऑब्वियसली मार्क 2 पे स्पीड एनर्जी ज़्यादा खाने लगेगा। तो फ्यूल कॉस्ट इसको सॉल्व नहीं कर सकते। मिलिट्री को टेंशन नहीं है, आपको टेंशन हो जाएगा। और सबसे कड़वा बात जो आता है ना कि
हम अगर हमारा इकोनॉमिक साइकिल देखेंगे तो अब उतने नए रिच लोग नहीं आ रहे। अब पुराने रिच लोग बहुत रिच हो जा रहे हैं, लेकिन नए रिच लोगों की संख्या थोड़ी कम होते जा रही है, और ये बहुत खतरनाक बात है। मतलब क्योंकि अब मेगा याट्स जो है वो उन्हीं लोग के पास है। मतलब कि जैसे जेफ बेजोस है, वो अपना दूसरा मेगा रिच याट खरीद रहा है, जो ओलिगार्क्स हैं रशिया के, वो अपना पांचवा छठा खरीद रहे हैं। लेकिन ये नहीं हो रहा कि नए लोग आ रहे हैं। तो लोगों की संख्या जो उबर रिच बन रहे हैं, जो इस तरह का टिकट्स अफोर्ड कर सकते हैं या इस तरह का सिस्टम चला सकते हैं, वो उतना है नहीं। मतलब संख्या में मैं क्लियर कर देना चाहिए, जो वेल्दी हैं वो बहुत वेल्दी हो जा रहे हैं, लेकिन उनकी संख्या कम है। तो वही समझिए कि बहुत ज़्यादा रिच पीपल जो है अब उतने नहीं हो रहे हैं, जो फ्लाई अराउंड, जो मतलब 90s में एक बूम आया था। जैसे हर बार वर्ल्ड वॉर के बाद बूम आता है, वर्ल्ड वॉर 2 के बाद धड़धड़ा के खूब पैसा आया था, अमेरिका जो उड़ा वो उसी टाइम में उड़ा था। तो हर जगह वही होता है, लेकिन अभी वैसा कुछ टाइम नहीं है, तो दिक्कत वही। और इन्फ्लेशन बहुत हाई चल रहा है, बहुत लंबे टाइम से, और नीचे वाले पूरे लोगों की सोसाइटी की बैंड बजी पड़ी है। तो वही समझ रहे, फाइनेंशियली सेंस नहीं होता। मैं हमेशा क्लियर करता हूँ, फिजिक्स, इंजीनियरिंग, इकोनॉमिक्स लेयर्स में सेंस नहीं बनता है कि सुपरसोनिक जंबो जेट बनाया जा सके। तो बात करते हैं भविष्य में क्या होगा। तो यहाँ पे समझिए कि अभी बहुत इंटरेस्ट है, बोल रहे हैं नासा भी धीरे धीरे साबित कर रहा है और प्रूफ कर रहा है, उसने बनाया, उसने साबित कर दिया कि आप सोनिक बूम कम कर सकते हो। तो काफ़ी लोग उस रास्ते पे चल रहे हैं, और स्टार्टअप्स घुस चुके हैं, जैसे कि बूम सुपरसोनिक सीधा बोल रहे हैं भैया हम कम कर देंगे स्पीड, और वो डायरेक्टली ट्राई भी नहीं कर रहे हैं ज़मीन के ऊपर से उड़ाने का। उनको पता है कि अगर हम ज़मीन के ऊपर से उड़ाते हैं हमें डिज़ाइन बदलना पड़ेगा, डिज़ाइन बदलेंगे या तो मतलब पेलोड कैपेसिटी कम हो जाएगा, कुछ और सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। तो उनका है कि भैया हम सीधे सी रूट पे चलाएंगे। फिर हर्मीस करके एक और कंपनी है, इस कंपनी का है कि हम मार्क 5 का हाइपरसोनिक जेट बनाएंगे, मतलब डार्क स्टार लेवल का। अब रहा बात की क्या ये कंपनी सब पैसेंजर जेट बना सकती है, मैं उसका चांसेस बहुत कम रखूंगा। क्या वो बना सकते हैं, उसमें फिजिक्स मना नहीं कर रहा, कि इंजीनियरिंग मना कर रहा है, नहीं मना नहीं कर रहा, बना सकते हैं। इकोनॉमिक्स बोल रहा है सर बना लोगे, लेकिन कुछ दिन के अंदर आप बैंड बच जाएगी, जैसे इसका हुआ। और बाय द वे आपको समझना होगा कि फ्रेंच गवर्नमेंट और ब्रिटिश गवर्नमेंट दोनों पैसा डाली थी इसको बनाने के लिए, कॉन्कॉर्ड को, और दोनों का बैंड बच गया। समझ लीजिए बहुत ज़्यादा महंगा होता है। तो वही समझिए कि क्या एज ए कमर्शियल सिस्टम बना सकते हैं, क्लेम करना अलग बात होता है, लेकिन इकोनॉमिक हिस्ट्री जो कह रहा है कि मार्केट गर्म नहीं है। और दूसरी बात, काफ़ी लोग हैं, बहुत अमीर लोग हैं, सर 25,000 प्राइवेट जेट ही हैं दुनिया में, बस खत्म, दी एंड, 25,000 खत्म। उससे ज़्यादा तो भैया इंडिया में सोना लोग खरीद के रखते हैं। तो समझना बहुत ज़रूरी है कि जो लोग हैं जो उतने लेवल पे हैं उससे 25,000 है, प्लस अब उनके पास आप कंपटीशन डाल रहे हो कि आप स्पीड के लिए पैसा खर्च करो या कंफर्ट के लिए। ये जैसे कि ट्रम्प का जो प्राइवेट जेट है, जो जंबो जेट महाराज खरीद के बैठे हुए हैं, इसमें बेड है। और बहुत सारे प्राइवेट जेट में बेड होता है कि आप आराम से किसी के साथ मजा भी लीजिए, माइल हाई क्लब जिसे कहा जाता है उसका मजा लीजिए, या आपके पास $900 है पर घंटे देने का, तो आप इसमें कर सकते हैं, लॉस एंजल्स में कर सकते हैं, लास वेगस में कर सकते हैं, ऑप्शंस है। या ये सब में आपको कंफर्ट मिल जाएगा, या आप पैसा के लिए दीजिए। अब रहा बदल समय की कीमत है, नहीं है उतना। कॉन्क्रीट के साथ साबित हो गया कि नहीं है उतना, क्योंकि बोल रहे हैं क्योंकि आप कंफर्ट ज़्यादा, आप आराम से अगर मान लीजिए इसमें हो, बेड में रखे हो, आपके पास एक सैटेलाइट स्टारलिंक एंटीना लगा हुआ है, इसके लिए प्लेन में लगा हुआ है, आपका इंटरनेट कनेक्शन है, आप सब चीज़ कर सकते हो। और जो एयरबस A380 है उसमें बहुत सारे स्लीपर क्लास हैं, हमको लगा सब चेयर होता है, इकोनॉमी वाले में चेयर होता है, बड़े वाले में थोड़ा आराम से सोने का आता है। तो वो क्यों सक्सेसफुल हुआ, लॉजिक उनको समझ में आया कि मैं तेज़ी से आपको इधर उधर जाऊँ, या तो ऐसा बोले भैया आप सुबह मतलब ये रात को यहाँ चढ़िए, रात भर सोइए और फिर सुबह उतर जाइए। सब लोग वो करने लगे, वो ज़्यादा कंफर्टेबल होता है कि भैया ठीक है ट्रैवल ही कर रहे हैं ना, तो 3 घंटा जगे रहूँ ट्रेन में, या 6 घंटा सोऊं, 6 घंटा सोना ज़्यादा आसान रहता है। तो लोग अब वो कर लिए हैं, इसलिए बोला कंफर्ट वर्सेस स्पीड आ जाता है, तो संख्या कितने लोग हैं उसको मतलब खरीदने के लिए वो घट जाती है। अब रहा बात कि क्या इन सब का बैंड बच जाएगा, ज़रूरी नहीं है, क्योंकि एक जनाब जी हैं जिसे हम लोग कहते हैं मेरा बड़ा है, तो ये मेरा बड़ा है वाले लोग आराम से खरीदेंगे। इन लोग सीधे बोला अरे आप लोग डेवलप करो ना टेक्नोलॉजी, जब आप बैंकरप्सी के टाइम पे आओगे हम प्रेम से खरीद लेंगे, टेंशन आप मत लो। इनको एकदम मैं क्लियर कर दे रहा हूँ, टेक्नोलॉजी अगर ये डेवलप कर दी, जैसे कि हर्मीस क्लेम कर रही है मार्क 5 का ये जेट बना देते हैं, सीधे सीधे बोला जाएगा चुपचाप से पैसा लो, ये टेक्नोलॉजी हमका दो, हमको ब्रह्मोस का बड़ा भाई चाहिए, काम खत्म, डिस्कशन खत्म। दूसरा कोई बोल देता है कि हम मार्क 2 का इंजन बना देते थे, सीधे बोला चुपचाप से पैसा हमको दो, पैसा हमसे ले लो जितना चाहिए और हमको ये बना के दे दो, काम खत्म, डिस्कशन नहीं करना है। क्योंकि बोल रहे हैं मतलब आर्मी आर्सेनल में हर चीज़ रखा जाता है, बहुत तेज मिसाइल से लेके बहुत सस्ता मिसाइल तक दोनों रखा जाता है। तो वो हर्मीस मान लीजिए सक्सेसफुल होता है, वो थोड़ा दूर पे जाके तेज़ी से ढप्पा मारने के लिए, और बूम सुपरसोनिक का इंजन डेवलपमेंट सक्सेसफुल होता है, भैया स्लो क्रूज मिसाइल्स हैं, आराम से मार लेते हैं मार्क 2 पे, टेंशन काहे ले रहे हो। तो वही समझिए,
मैं टेक्नोलॉजी पे डिस्कशन नहीं कर रहा हूँ, वो सक्सेसफुल होगा। क्या ये पैसेंजर जेट बनाएंगे? फिजिक्स मना नहीं कर रहा है। क्या ये सक्सेसफुल होंगे? इकोनॉमिक्स बोल रहा है हट यहाँ से, नहीं होने वाले। और क्या वो डूब जाएंगे? नहीं, क्योंकि वहाँ पे मेरा बड़ा है खड़ा है, तो आपको टेंशन नहीं लेना है। उनका सब टेक्नोलॉजी बिकेगा, दबा के वो पैसा बनाएंगे। लेकिन एज ए कमर्शियल, अब बोल रहे हैं आजकल ये लोग इतना लोग प्रोटेस्ट करते रहते हैं, सबके अगर अनकंफर्टेबल फील होता है तो नॉट श्योर। तो आइए देखते हैं आने वाले टाइम में क्या होता है। तो ये था मेरा प्रेजेंटेशन सुपरसोनिक पैसेंजर जेट के बारे में। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा, कुछ सीखने वाला, कुछ समझ में आया। अगर ऐसा है लाइक कर दें, दोस्तों शेयर कर दें, उससे मेरा काफ़ी भला होगा। नहीं अच्छा लगा, नहीं पसंद आया, कोई बात नहीं, आप डिसलाइक दबा सकते हैं। आप डिसलाइक 2 बार दबा सकते हैं, उससे मुझे पता चलो कितना ना पसंद हुआ। मैं आपसे कहूँगी कमेंट करें, मैं हर कमेंट को पढ़ने की कोशिश करता हूँ। आपसे कहूँ सब्सक्राइब कीजिए, बेल दबाइए अगर आप फ्री हैं तो। आप मेरा वीडियो दिखा जान के मुझे बहुत खुशी हुई। धन्यवाद।